प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फेसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। फेसियोला हिपेटिका संघप्लेटियल ग्रंथि का जंतु है और यह भेड़ बकरियों के यकृत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। क्योंकि भेड़ बकरियों के लीवर में पाया जाता है, इस कारण से इसको लीवर फ्लूक यानी यकृतकृमि कहा जाता है। इसका शरीर चपटा होता है, इस कारण से इसको फ्लैटवर्म भी कहते हैं। फेसियोला एंडोपैरासाइट जंतु होता है और इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है, सुविकसित होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो है प्रजनन करता है। लैंगिक विधि द्वारा जो है इसमें रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। और ये एक उभयलिंगी जंतु होता है, यानी एक ही जंतु के शरीर में जो है नर व मादा जननांग जो है उपस्थित होते हैं। तो ये हालांकि उभयलिंगी जंतु होता है, लेकिन फिर भी इसमें जो है फर्टिलाइजेशन क्रॉस प्रकार का होता है, पर निषेचन पाया जाता है। सेल्फ निषेचन जो है रेयरली पाया जाता है, नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है। तो ये उभयलिंगी जंतु है, यानी एक ही जंतु के शरीर में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें पर निषेचन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता। जो नर तंत्र है, इसमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं उसमें टेस्टिस है, इसके अलावा वासा डिफरेंशिया है, इसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स है, इजैकुलेटरी डक्ट है, इसके अलावा सीरस है और जेनिटल एट्रियम इत्यादि संरचनाएं जो है नर जननांग का तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ओवरी होती हैं, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, विटेलाइन ग्लैंड्स होती हैं, विटेलाइन डक्ट होती है। इसके अलावा मेली की ग्लैंड और जो लारस कैनाल है, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती हैं। तो जंतु जो है के शरीर में जो है मेल और फीमेल दोनों जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पाए जाते हैं, लेकिन जंतु जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। तो आज हम जो है इसके जो जीवन चक्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फेसियोला हिपेटिका एक द्विपोषद या यूँ कहें कि दो पोषकों में अपना जीवन कंप्लीट करने वाला जंतु होता है। इसका जीवन चक्र जो है दो पोषकों में, दो होस्ट में पूर्ण होता है। प्राथमिक जो होस्ट है वो भेड़ या मैंने बताया अभी बकरी या कोई अन्य जो पशु है वो होते हैं, और जो द्वितीयक पोषक जो है वो लीमनिया जाति का घोंघा होता है। इसका अगर लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जटिल होती है, और इस जीवन काल में जो है, इसके जीवन काल में अनेक लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। अगर हम इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें, कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो इसमें पहले मैंने बात की कि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और जो है कॉपुलेशन प्रपोज की पित्त वाहिनी में कंप्लीट होता है। निषेचन क्रिया जो है अंडवाहिनी के दूरस्थ सिरे, यानी जो डिस्टल पार्ट होता है, दूरस्थ सिरा होता है, वहाँ पर पूर्ण होती है। एक अकेला जो फेसियोला है एक बार में लगभग 3000 से लेके 35-40 हज़ार तक अंडे जो है उत्पन्न करता है, और अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 2 लाख से ज़्यादा अंडे देता है। प्रत्येक निषेचित अंडे के चारों ओर पित्तक कोशिकाएं चिपक जाती हैं, जिनसे उसे पित्तक और जो है कवच पदार्थ प्राप्त होता है। कवच या कैप्सूल पीला या भरा या अंडाकार होता है, और जिस पर एक जो है ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको ओपरकुलम कहा जाता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है क्लीवेज, वो गर्भाशय में ही आरंभ हो जाती है, और प्रथम जो विभाजन होता है वो अनइक्वल होता है, असमान प्रकार का होता है। तो इसमें जो बड़ी कोशिकाएं हैं, जिनको एक्टोरल कोशिकाएं भी कहते हैं, ये विभाजित होकर लार्वा की उपचर्म का निर्माण करती हैं, और छोटी जो प्रोपेगेटरी सेल्स जो हैं
वो विभाजित होकर दो प्रकार की संतति कोशिकाएं बनाती हैं। इनमें से एक प्रकार की कोशिकाएं सोमेटिक कोशिकाएं जो कि अंत में लार्वा के शरीर का निर्माण करती हैं, और दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो जनन कोशिकाएं या जर्म सेल्स कहलाती है, जो लार्वा के शरीर के पिछले भाग में एकत्र हो जाती हैं। ये इसका जो जीवन इतिहास भेड़ और भेड़ की जो एक्सक्रेटा है, मल है, उसके साथ ये अगर नम स्थान पे ये आ जाती, छोड़ दिया जाता है विष्ठा, तो वहाँ से जो है ये पानी में लार्वा पहुँच जाता है और पुनः जो है वहाँ पर जो है ये किनारे के आसपास भेड़ बकरी अगर उसको पुनः खा लेती है तो उसके शरीर में वापस चला जाता है। इस तरह से एक चक्कर के रूप में चलता है। आगे हम इसके लार्वा के बारे में चर्चा करेंगे। संपुटित या एनकैप्सुलेटेड जो है भ्रूण का गर्भाशय में इससे आगे परिवर्तन नहीं होता। कैप्सूल्स की एक बड़ी संख्या जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलकर पितरस के साथ प्रपोष्य के आंतर में आ जाती है, जहाँ से ये प्रपोष्य के मल के साथ बाहर निकल आते हैं। कैप्सूल्स यानी जो सिस्ट है के आगे परिवर्तन उस समय होता है, यानी इसमें जो नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है वो उस समय होता है जब ये ऐसे नम या जो है जलयुक्त क्षेत्र में के संपर्क में आते हैं, और इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर भी जो है कम होता है, लगभग 22 से 25 डिग्री के आसपास होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यानी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जब अनुकूलित होती हैं तो एनकैप्सुलेटेड भ्रूण जो है 4 से लेकर 15 दिन के भीतर मीरासीडियम लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और ये अंडे से बाहर आकर जल में तैरने लगता है। फिजियोलॉजी अगर जीवन चक्र की हम बात कर रहे हैं तो इसमें निम्नलिखित लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम स्वतंत्र जीव लार्वा होता है, यानी तैरने वाला, मुख्य रूप से तैरने वाला, जिसका शरीर लंबा और संकोणुमा होता है। शरीर का अग्रभाग चौड़ा और एक जो है एक आगे की ओर एक पाली या उभारनुमा संरचना बनाता है, जिसको शीर्ष पाली या एपिकल लोब कहा जाता है। और इसके भाग में यानी एपिकल लोब के शीर्ष पर बहुकेंद्रक थैले जैसी संरचना, इसको एपिकल ग्लैंड कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सी जो है एक कोशिक पेनिट्रल ग्लैंड जो है उनके छिद्र पाए जाते हैं। शीर्ष पाली को छोड़कर इसके समस्त शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं। इसका मतलब मीरासीडियम का जो शीर्ष भाग है, शीर्ष पाली है, उसको अगर हम छोड़ दें तो उसका जो संपूर्ण शरीर है उस पर सीलिया पाए जाते हैं। मस्तिष्क तथा दृष्टि बिंदु शरीर के अग्रभाग में स्थित होती हैं। लार्वा के शरीर में एक जोड़ी प्रोटोनेफ्रिडिया जो कि उत्सर्जी अंग होते हैं तथा जनन कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। द्वितीयक पोषक का संक्रमण सेकेंडरी होस्ट में जो है इंस्पेक्शन कैसे होता है। मीरासीडियम लार्वा स्वतंत्रतापूर्वक तैरकर अपने द्वितीयक पोषक क्या होता है, घोंघा, द्वितीयक पोषक लीमनिया अथवा प्लोर्बिस जाति के घोंघे को खोजता है। तो मीरासीडियम केवल 4 से 30 घंटे तक ही सर्वाइव कर पाता है। यदि इसे द्वितीयक पोषक नहीं मिलता तो वो डेड हो जाता है, मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस दौरान वो 4 से 30 घंटे के बीच में जो है घोंघे के शरीर में पहुंचकर उसके जो है पल्मोनरी सेक में चला जाता है और पल्मोनरी चैम्बर से होता है वो पाचक ग्लैंड्स में पहुंच जाता है। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचक ग्रंथि है, वहाँ तक पहुँच जाता है। अब इस पर जो मीरासीडियम है, इसके शरीर से जो है रोम, जो ये सीलिया कहेंगे, वो लुप्त हो जाते हैं और ये स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दूसरी जो लार्वल अवस्था है स्पोरोसिस्ट उसमें बदल जाता है। अब हम बात करेंगे स्पोरोसिस्ट के बारे में। स्पोरोसिस्ट जो है लगभग 0.7 mm लंबा होता है और थैले समान संरचना होती है। इसके ऊपर क्यूटिकल का पतला आवरण पाया जाता है और इसके भीतर जो है जनन कोशिकाएं और प्रोटोनिफ्रिडिया एवं आहार नाल के अवशेष भी पाए जाते हैं। मीरासीडियम लार्वा के अन्य अंग नष्ट हो जाते हैं और जनन कोशिकाएं विभाजित होकर रेडियल लार्वा बनाती हैं, परंतु कभी कभी संतति जो है स्पोरोसिस्ट भी बनाती है। पर ज़्यादातर केस में क्या है, इसमें रेडियल लार्वा बनते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियल लार्वा की। ये लगभग 1.3 mm से लेकर 1.6 mm लंबा बेलनाकार लार्वा होता है और स्पोरोसिस्ट के फटने पर बाहर निकलता है। यह पतली क्यूटिकल की परत से ढका रहता है।
अगले सिरे पर छोटा सा मुख द्वार होता है जो पेशियुक्त ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी की दीवार में बहुत सी एक कोशिक ग्रसनी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनके पीछे आंत्र होती है जिसे गुदद्वार नहीं, लेकिन गुदद्वार जो है इसमें एनल पोर जो जिसको कहेंगे अपन वो नहीं पाया जाता, वो एब्सेंट होता है। ग्रसनी के कुछ पीछे शरीर के अगले सिरे के निकट तक पेशीयुक्त पट्टी के समान कॉलर होता है और ठीक उसके पीछे जनन छिद्र पाया जाता है। शरीर के पिछले सिरे पर एक जोड़ी पार्श्व प्रवर्ध या लेपेट्स जो है वो निकले होते हैं। शरीर के भीतर पेरेन्काइमा होता है जिसमें जनन कोशिकाएं तथा शाखान्वित शिखा कोशिकाएं जो ज्वाला कोशिकाएं जिसको कहेंगे फ्लेम सेल्स वो पाई जाती हैं। प्रोटोनियोपेडिया की एक जोड़ी उत्सर्जितों द्वारा बाहर खुलते हैं। जनन कोशिकाएं विभाजित होकर कृष्ण काल में संतति रेडिया यानी डॉटर जो रेडिया है तथा अन्य ऋतुओं में ये 4 से 20 तक सर्केरिया लार्वा को जन्म देती हैं। सर्केरिया लार्वा का जो शरीर है वो चपटा और हृदयाकार होता है, हैटनुमा, जिसके पिछले सिरे से एक लंबी लचीली पूंछ निकली होती है। शरीर पर क्यूटिकल का पतला आवरण होता है जिसमें पीछे की ओर को निकले हुए बहुत से कांटे पाए जाते हैं। शरीर के अगले भाग में मुख, पेशी ग्रसनी, छोटी सी ग्रास नली, द्विखंडी आंत्र होती है। मुख को घेरे हुए मुख चूसक तथा आंत्र की दोनों भुजाओं के बीच में वेंट्रल शक्कर जो है अधर चूसक पाया जाता है। आंतरिक गुहा में असंख्य जनन कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं, उत्सर्जवानियाँ इत्यादि पाई जाती हैं। उत्सर्जवानियाँ या जो इसको कहेंगे उत्सर्जवानियाँ मूत्राशय या ब्लैडर में खुलती हैं। मूत्राशय से एक छोटी सी उत्सर्जन वाहिनी निकलकर बाहर खुलती है। इसका उत्सर्जित छिद्र पूंछ के आधार पर स्थित होता है। टेल का जो बेस होता है वहाँ पर होता है। देह भित्ति के नीचे बहुत सी जो है सिस्टोजिनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे स्रावित पदार्थ लार्वा के चारों ओर सिस्ट का निर्माण करता है, जिसके पश्चात सर्केरिया लार्वा मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट हो जाता है। मेटा सर्केरिया ये लगभग गोलाकार और इसके चारों ओर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है जो सिस्ट बनाता है। इसके सर्केरिया में पाई जाने वाली सिस्टोजिनस ग्लैंड जो है नष्ट हो जाती हैं तथा शिखा कोशिकाओं की संख्या यानी ज्वाला जो सेल्स हैं उनकी संख्या अधिक हो जाती है। प्रथम पोषक का संक्रमण, इन्फेक्शन ऑफ द प्राइमरी और फाइनल होस्ट। भेड़ के द्वारा जलीय पौधों को खाने पर परजीवी का मेटासर्केरिया भोजन के साथ आंत्र में पहुंचता है। आंत्र में सिस्ट पाचक रसों के प्रभाव से घुल जाती है और परजीवी स्वतंत्र हो जाता है। यकृत निवाहिका सिस्टम यानी हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के साथ ये यकृत में पहुंच जाता है तथा पित्त वाहिनी में अपना जीवन व्यतीत करता है। अब हम बात करेंगे फिशियोला के जीवन चक्र में विभिन्न लार्वल अवस्थाओं का महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस लार्वल स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ फिशियोला हिपेटिका। तो जननों का एकांतरण यानी मेटाजेनेसिस या हिट्रोगेमी, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन और मेटाजेनेसिस और हिट्रोगेमी इन फिशियोला। ऐसा माना जाता है कि प्रौढ़ यानी अडल्ट लिवर फ्लूक लैंगिक पीढ़ी को प्रदर्शित करता है तथा विभिन्न लार्वावस्थाएं जैसे स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया इत्यादि जो है एनिसेक जनन यानी पार्थोजेनेसिस की पीढ़ियाँ होती हैं। इन दोनों पीढ़ियों में एकांतरण पाया जाता है। तो इस मत के अनुसार यानी इस सिद्धांत के अनुसार, इस कल्पना के अनुसार फिशियोला में जननों का एकांतरण पाया जाता है क्योंकि इसमें एक लैंगिक पीढ़ी और कई एनिसेक प्रावस्थाओं में एकांतरण होता है। इस प्रकार से ये हिट्रोगेमी डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शित करता है। अब इस सिद्धांत की मान्यता समाप्त हो चुकी है, यानी पहले माना जाता था कि इस तरह से होता है इसमें, लेकिन आजकल ऐसा नहीं माना जाता क्योंकि प्रौढ़ और लार्वा में पाई जाने वाली समानताएं महत्वपूर्ण नहीं है। पॉलीएम्ब्रोनी, इस मत के अनुसार जनन कोशिकाओं में बनी फिशियोला के विभिन्न लार्वल अवस्थाओं को अलैंगिक परिवर्तन का स्वरूप माना जाता है। फिशियोला तथा सर्केरिया का वर्धन बहुभ्रूणता
प्रदर्शित करता है। बहुभ्रूणता का मतलब जैसे एक ही भ्रूण है उसमें एक से अधिक जो लार्वल अवस्थाएं विकसित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, बहुभ्रूणता। जैसे हम बात करें कि ये जो है यानी एक ही अंडे में जो है अनेक जंतु डेवलप हो जाते हैं, तो ये क्या हो गई, पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी पूर्ण स्तर पर जो है गुणन या संख्या में वृद्धि बहुभ्रूणता कहलाती है। तो इस कारण से जो है फेरासिस में जैसे अपन बात करें मीरासीडियम, स्पोरोसिस, टेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, इस तरह की जो है 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब परिवर्धित कायांतरण यानी एक्सटेंडेड मेटामॉर्फोसिस। इस मत के अनुसार लार्वा का अलैंगिक वर्धन इस प्रकार का कायांतरण है जिसमें परजीवी अपने पोषक तक पहुंच सकने में समर्थ हो जाए। उन्नत लार्वा अवस्थाएं यानी एडवांस लार्वल स्टेजेस, लार्वा में देखुआ, संवेदी अंग और चलन अंग पाए जाते हैं। मीरासीडियम सिस्टिसर्कस प्रोड की तुलना में अधिक उन्नत होते हैं। परजीवी जीवन के कारण प्रोड कई प्रकार से अपघटित होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जीवन चक्र में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी इन लाइफ साइकिल। अनेक लार्वल अवस्थाओं की उपस्थिति के कारण फिशियोला का जीवन चक्र जटिल होता है। ये 2 पोषकों में जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसमें से बेड जो है इसका प्राथमिक पोषक होता है और जो घोंगा है वो द्वितीयक पोषक। ऐसे परजीवी जिनका जीवन चक्र 2 पोषकों में पूर्ण होता है इनको डायजेनेटिक जो है कहा जाता है, द्विपोषकी जंतु कहा जाता है। जनन की उच्च दर, हाई रेट ऑफ द रिप्रोडक्शन। फेसियोला हिपोटिका के जीवन काल में जो है लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो है अंडे उत्पन्न होते हैं, यानी अंडे बहुत संख्या में ज़्यादा देता है। तो अंडों से मीरासीडियम लार्वा विकसित होते हैं और ये मीरासीडियम से स्पोरोसिस जो है वो डेवलप होता है और स्पोरोसिस से जो है 5 से 8 रेडिया बनते हैं और प्रत्येक रेडिया से जो है द्वितीय पीढ़ी के 8 से 12 फिर रेडिया बनते हैं और इनमें से जो है प्रत्येक से जो है 14 से 20 सर्केरिया बनते हैं। इस प्रकार से एक अंडे से लगभग 1000 से लेकर 2000 तक सर्केरिया बनते हैं, किंतु इनमें से सर्वाइव बहुत कम कर पाते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चांस ऑफ डेथ, मृत्यु की संभावना। लंबे जीवन चक्र और लार्वा अवस्थाओं की उपस्थिति के कारण परजीवी के नष्ट होने की संभावना भी ज़्यादा है। सर्वप्रथम पोषक यानी जो फर्स्ट होस्ट है बेड के मल के साथ बाहर निकले भ्रूण, जिसको अनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियोज कह सकते हैं, को उग्र वातावरण या तेज जो वातावरण, एडवर्स वातावरण कह सकते हैं, सामना करना पड़ता है। ये केवल एक उचित तापमान और उचित पीएच और एक नमी जो है उसी में ही डेवलप होने में समर्थ होते हैं। इसके अलावा अगर एडवर्स कंडीशन है तो ये वहीं पर नष्ट हो सकते हैं। तो अंडों से निकले मीरासीडियम लार्वा केवल द्वितीयक पोषक, जिसको कहेंगे स्नेल, के कोमल ऊतकों में ही परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। तो 24 घंटे से अधिक समय तक इसको अगर स्नेल नहीं मिले ये नष्ट भी हो जाते हैं। द्वितीय पोषक के चारों ओर के जल से निकले सर्केरिया को अनेक विपदाओं का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेटासर्केरिया में परिवर्तित होने से पूर्व ही कशेरुकों के शरीर में पहुंचने पर इनकी आहार नाल में इनका पाचन हो जाता है। अधिक समय तक प्राथमिक पोषक के उपलब्ध न होने पर मेटासर्केरिया नष्ट हो जाते हैं। फेसियोला अपना जीवन चक्र जो है पहली बात की 2 पोषकों में कंप्लीट करता है। नए पोषक की खोज में परजीवी को है एक तरह से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कई बार, है ना। और हजारों मीरासीडियम में से कुछ ही जो है द्वितीयक पोषक में पहुंच पाते हैं। शेष सभी जो है पोषक की खोज का प्रयास करते हुए बीच में ही जो है रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से बहुत से मेटासर्केरिया में से केवल कुछ ही जो है बेड में पहुंच पाते हैं। बहुत से सर्केरिया और रेडिया जो है घोंगे में नष्ट होने के घोंगे के नष्ट होने के कारण ही वो भी नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रत्येक कदम पर यानी प्रत्येक स्टेप पर परजीवी को जो है उसका डेड होने की, मृत्यु होने की या नष्ट होने का जो है उसका भय बना रहता है, यानी ये इसकी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इससे बचने के लिए या अपनी जाति की जो है
स्टेबिलिटी बनाने के लिए, उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जो है इनमें जनन क्षमता जो है वो अत्यधिक ज़्यादा पाई जाती है, यानी अत्यधिक ज़्यादा अंडे ये देता है, करीब 2 लाख से ज़्यादा, है ना। इसी कारण से देता है कि बहुत से अगर नष्ट भी हो जाए तो कुछ जो है सर्वाइव रह पाएँ और इसका जो जीवन चक्र आगे से आगे चलता रहे। तो उसके लार्वा में भी जो है अलैंगिक परिवर्तन होता है, इसलिए लंबा और जो जटिल जीवन चक्र है प्रजननता के लिए अनुकूलित होता है। थैंक यू।